हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और अगर नहीं चल रही है तो उसके लिए कुछ अच्छी टिप्स हैं जो मैं आपको देना चाहूँगा। सबसे पहले क्या करें ना कि जैसे ही आप मॉर्निंग में आप जितने भी बजे उठते हो सो करके, जो भी आपका शेड्यूल हो, आप सो के उठने के तुरंत बाद ना अपना ना 3 या 4 जो भी आपके टारगेट्स हैं आप उसे अच्छे से लिख लिया करिए कि आपको आज क्या-क्या करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इकोनॉमिक्स का कोई चैप्टर पढ़ना है, पॉलिटी में कुछ कोई क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं या सीसैट के कुछ क्वेश्चंस लगाने हैं, तो उनको 1, 2, 3, 4 नंबर करके ऐसे लिख लिया करिए। इससे होगा क्या? इससे होगा कि आपका ब्रेन ना वैसे फंक्शन करने लगता है और वो पूरे दिन आपको उस चीज़ के लिए कंपल्शन फ़ील कराएगा। अगर आप उन टारगेट्स को नहीं कंप्लीट करोगे तो आपको अंदर से रिग्रेट फ़ील होगा, राइट? तो आप ये करके देख सकते हो, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा और मुझे भी किसी ने बताया था और ये मेरे लिए काफ़ी बेनिफिट इससे मुझे जो है मिला। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ इम्पोर्टेंट थीम्स ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर यूपी आरओ एंड एआरओ एग्ज़ाम्स जो भी हमारा कंडक्ट होने वाला है 27 जुलाई को। देखिए, सबसे पहले जो है क्वेश्चन इसमें क्या है, जो जो इम्पोर्टेंट थीम्स हैं जिनसे रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको मैंने बेसिकली यहाँ पर शामिल करा किया हुआ है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए थीम बन जाती है वो है हमारी नेशनल इनकम की। नेशनल इनकम के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? जीडीपी, ओके, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट एंड फैक्टर प्राइसेस। ये सब आपने अपने कोर्सेज में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। और मार्केट प्राइस पे क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, फैक्टर प्राइस क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से पढ़ी होंगी। ये केवल एक ओवरव्यू है, एक तरीके से ओवरव्यू है पूरे सिलेबस का। जो भी हमारे सिलेबस में से मेन मेन चीज़ें काफ़ी बार रिपीट हुई हैं एग्ज़ाम में, उसको लेकर के। अब इसमें नेशनल इनकम में ना हमें जो चीज़ अच्छे से पता होनी चाहिए वो है मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन। कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिससे हम नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते हैं। तो पहला जो मेथड होता है वो हमारा प्रोडक्शन मेथड होता है। यानी नेशनल इनकम को हमें कैलकुलेट करना होता है प्रोडक्शन साइड से, जो भी प्रोडक्शन, जितना प्रोडक्शन कंट्री में हो रहा है उसके साइड से। जब कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं जहाँ पर हम प्रोडक्शन मेथड सही से वर्क नहीं कर पाता है, तो उस जगह पर हम क्या करके इनकम मेथड को जो है इस्तेमाल करते हैं। इनकम मेथड का प्रयोग करते हैं, लोगों की आय जितनी भी है ना उससे नेशनल इनकम निकालने की कोशिश करते हैं, ओके। और इसके बाद बची हुई चीज़ें जो हैं हम वो एक्सपेंडिचर मेथड से करते हैं। यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जहाँ पर हमें नहीं पता होता है कि इनकम का क्या सोर्स है, कितना है, तो उनके खर्चा करने की कैपेसिटी से हम निकाल लेते हैं कि उनकी इनकम क्या होगी, ठीक है। आफ्टर ऑल होता क्या है इनकम? इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, राइट। तो एक्सपेंडिचर और सेविंग से पता चल जाता है कि उनकी इनकम क्या होगी। तो ऐसे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हमारे 3 मेथड है। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन बना के दिया जा सकता है प्रोडक्शन मेथड क्या होता है, इनकम मेथड क्या होता है, या इनमें से कौन जो है नेशनल इनकम को काउंट करने के, एस्टिमेट करने के मेथड्स हैं। ये 3 ऑप्शन में दिए होंगे, एक और कुछ बना के दे देगा, राइट। और थर्ड जो चीज़ है वो इम्पोर्टेंट है, रीसेंट ट्रेंड्स। क्या क्या रीसेंट ट्रेंड्स है? तो मतलब सी एग्रीकल्चर का कितना शेयर है, ठीक है, ऐसे मोर देन लेस देन 15% है। इंडस्ट्री का कितना है? लेस देन अप्रॉक्सीमेटली 25% है। सर्विसेज का अप्रॉक्सीमेटली 60% है। तो ये रीसेंट ट्रेंड्स आपसे बहुत एग्जाम में पूछा जाता है और आप इसे बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से लें। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एग्जैक्ट फिगर नहीं भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए एटलीस्ट कि 15% के अराउंड जो है कहीं एग्रीकल्चर लाई कर रहा है, इंडस्ट्री 25% के अराउंड लाई कर रही है और इंडस्ट्री जो है अप्रॉक्सीमेटली 60% के अराउंड जो है वो लाई कर रही है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक या थीम जो बार बार पूछी जाती है यूपीएससी, यूपी पीसीएस आरओ में, वो है हमारी मनी सप्लाई। मनी सप्लाई में कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। इसमें डेफिनेशंस आपसे पूछिए, डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। अल्टरनेटिव्स जो है आपको ऑप्शन में दे दिए जाएंगे अलग अलग तरीके से। यहाँ पर M1 M2 M3 डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि इन मनी सप्लाई व्हाट इज़ M1, तो आपको बताना होगा, वहाँ पर ऑप्शन में दिया होगा, ये सारे ऑप्शन मिला के दे देंगे। तो आपको पता होना चाहिए M1 इज इक्वल्स टू क्या होता है, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। फिर M2 मतलब होता है M1 यानी करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट को मिला करके M1 बनता है, तो M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट, मतलब ये है हमारे M2 की वैल्यू। बस इसे अगर नहीं भी समझ में आ रहा कुछ नहीं तो एज इट इज बस इसे रट लेना है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज M3 के बारे में पूछ लेगा तो आपको बताना है कि M1 प्लस टाइम डिपॉजिट की ब्रॉड मनी। अब इसके बाद पूछा जाएगा कि व्हाट आर ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ। ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ में
बैंक की लेंडिंग आ जाती है, गवर्नमेंट की बोरोइंग्स आ जाती है, सब क्या है, ड्राइवर्स हैं ग्रोथ के। अच्छा, ये कैसे हैं ड्राइवर्स ग्रोथ के, सोचने वाली बात है। इस तरीके से है ना कि बैंक लेंड करती है, ठीक है। लेंड करने से क्या होता है, यानी पैसा उधार देती है। उधार देती है तो उस पर कुछ इंटरेस्ट लेती है, कुछ परसेंट हमारा इंटरेस्ट लेती है। इंटरेस्ट लेने से क्या होता है, फिर उसका पैसा जो है बढ़ के उसे मिलता है, तो ये कहीं ना कहीं बैंक की ग्रोथ हुई, है ना। ऐसे ही गवर्नमेंट भी बोरोइंग्स करती है, गवर्नमेंट बोरोइंग्स करती है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में, डेवलपमेंट में जो है पैसा खर्च करती है गवर्नमेंट। और उसके बाद क्या होता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो उसकी ग्रोथ में कंट्री के ऐड ऑन होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं पॉइंट आउट करूँगा तो वो है इन्फ्लेशन। इकोनॉमी में इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिलेगा, क्योंकि इसमें कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आपको मिलेगा। सीपीआई डब्ल्यूपीआई आपको पता होना चाहिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में बेटा आता है फूड एंड सर्विसेज इन, ठीक है। फूड एंड सर्विसेज इन्फ्लेशन वगैरह हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में काउंट करते हैं। होलसेल प्राइस में हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग लेड इन्फ्लेशन के जो भी होता है उसे काउंट करते हैं। ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, कि टारगेट जो है ना आरबीआई का जो पॉलिसी होती है उसमें उनका टारगेट होता है कि उन्हें इन्फ्लेशन को इस रेंज में रखना है, 4% ±2%। ओके, यानी 6 से ज़्यादा नहीं हो सकता है और 2 से कम नहीं होगा, ठीक है। रीसेंट कॉजेज़ जो है क्या क्या है, रीसेंट कॉजेज़ में आपको फूड प्राइसेस अच्छे से एनालिसिस करना है। फ्यूल शॉक्स क्या होता है, ग्लोबल सप्लाई चेन क्या होती है ना, इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। फ्यूल शॉक्स मतलब क्या है और ग्लोबल सप्लाई चेन का मतलब क्या है। क्योंकि आप ग्लोबल सप्लाई चेन से आप ऐसा समझिए कि कोई कंट्री है, मान लीजिए कोई कार है, ठीक है ना, तो कार के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। कोई कंपोनेंट इंडिया में बन रहा होगा, तो कोई कंपोनेंट जो है चाइना में बन रहा होगा, कोई कंपोनेंट जो है मान लीजिए जापान में बन रहा होगा। फिर एक कंट्री होगी जहाँ पे सब चीज़ें असेंबल करके एक कार बनाई जाएगी, ठीक है। और ये जो अलग अलग तरीके से चेन बन करके मिल करके एक कार को बनाने में इस्तेमाल होती है, उसे हम बोलते हैं क्या, एक तरीके से इस चेन को हम ग्लोबल सप्लाई चेन बोलते हैं। बट अभी के करंट सिनेरियो में क्या चल रहा है, ये ग्लोबल सप्लाई चेन का जो सबसे बड़ा हब है इस समय वो चाइना है, क्योंकि चाइना के पास चीप लेबर है और बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। इस वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन में अभी चाइना जो है काफ़ी अच्छा कर रहा है, काफ़ी आगे है। और ये हमारे लिए प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है। और हमारे पास अभी क्या है, डेमोग्राफिक डिविडेंड की जो विंडो है वो ओपन है, यानी कि हमारे पास यूथ काम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। अगर हम इसको सही से इस्तेमाल करेंगे तो इंडिया कैन बी नेक्स्ट ग्लोबल सप्लाई चेन। और ये ग्लोबल सप्लाई चेन का प्रॉब्लम इसलिए इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम क्या नहीं, इसको हम एक तरीके से सॉल्यूशन बोलेंगे, हमारी प्रॉब्लम्स का ये सॉल्यूशन हो सकता है। क्योंकि अभी आपने देखा कोविड के टाइम पे क्या हुआ कि पूरी इकोनॉमीज जो है ऑलमोस्ट क्लोज होने को थी, सारी चीज़ें बंद हो रही थी। तो उस समय पे क्या हो रहा था कि चाइना पे लोग ओवरली रिलाई कर रहे थे, और चाइना ने जो है चीज़ों के दाम महंगे महंगे कर दिए थे। और कई सारी चीज़ें जो हैं चाइना में कोविड की वजह से हमें उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। तो एक ही जगह पे कंसंट्रेशन होने की वजह से क्या हो रहा था कि कई बार कई कंट्रीज़ ने ये फील किया कि कंसंट्रेशन ऑफ जो रिसोर्सेज है या किसी एक चीज़ का जो कंसंट्रेशन है वो एक कंट्री पे नहीं होना चाहिए। तो चाइना +1 देखा गया, सोचा गया चाइना के अलावा और कौन सी कंट्री हो सकती है जिसमें हम अपनी ग्लोबल सप्लाई चेन को वो कर सकते हैं। तो इसे इंडिया को जो है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा गया इसलिए। तो इंडिया भी जो है ग्लोबल सप्लाई चेन में अपने आप को प्रूव करना चाहता है ग्लोबली। तो ये इसलिए इंडिया में ये टॉपिक है हमारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन चुका है और इसलिए काफ़ी पूछा भी जाता है। तो काफ़ी अच्छा डिस्कशन किया हम लोगों ने ग्लोबल सप्लाई चेन को लेकर के। नेक्स्ट है फिजिकल पॉलिसी। देखिए जो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना उनको मैं थोड़ा सा डिटेल में इसलिए डिस्कशन कर रहा हूँ ताकि अगर आपके सामने ऑप्शन हो तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। और फिर हमारा फोर्थ जो है वो है फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी मतलब होता है आपकी वित्तीय नीति कैसी है कंट्री की, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, इसमें डेफिसिट्स आते हैं, ठीक है, डेफिसिट्स आते हैं। डेफिसिट मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर माइनस इनकम, है ना। तो रेवेन्यू डेफिसिट में क्या होता है, रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर से रेवेन्यू की रिसीप्ट्स को हम लेस कर देते हैं, तो हमारा निकल के आता है, ये डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा ऑप्शन में आपसे, एज इट इज़ यही स्टेटमेंट रख दिया जाएगा, व्हाट इज़ रेवेन्यू डेफिसिट। या उसके बाद 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको, आपके सामने रख दिया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से जब आप रेवेन्यू रिसिप्ट को लेस करते हो तो आपको मिलता है रेवेन्यू डेफिसिट। सेम है फिजिकल डेफिसिट पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये वही सारी चीज़ें हैं जो बहुत बार पूछी गई हैं, तो उसे थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। इवन इफ आपने कुछ नहीं पढ़ा है, बस आप इन टॉपिक्स को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे, आई एम टेलिंग यू मोर देन 90% इकोनॉमी आपकी कवर हो जाएगी इसी से, ये आर ओ के लिए। तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है उससे जब आप टोटल रिसीट्स को लेस करते हो और उसके बाद एक्सक्लूड कर देते हो बोरोइंग्स, तो आपको निकल के आता है आपका फिजिकल डेफिसिट।
इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है FRBM एक्ट, ठीक है। अ, इसमें जो है बताते हैं लिमिट्स ऑन फिजिकल एंड रेवेन्यू डेफिसिट में क्या क्या लिमिट्स हैं, उसके बारे में इस एक्ट के बारे में दिया गया है, तो थोड़ा सा इसमें भी पढ़ता होना चाहिए। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है इन्फ्लेशन के बाद वो है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी से कई बार एज इट इज ये सारे स्टेटमेंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको ही केवल अच्छे से पढ़ लोगे तो आप क्वेश्चन को सही ऑप्शन सही टिक कर लोगे वहाँ पे। रेवेन्यू सॉरी रेपो रेट जो होता है ना, रेपो रेट क्या होता है, रेट एट विच RBI लेंड्स टू बैंक। अब RBI को भी तो RBI एट द एंड है क्या, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, एक बैंक है, किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, गवर्नमेंट को एक एक कोई ना कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन चाहिए ना जिससे वो बोरो कर सके या उसे जो है प्रॉफिट मिल सके। तो अभी RBI क्या करती है, सारे बिजनेस के बाद एट द एंड जो प्रॉफिट होता है वो गवर्नमेंट को शिफ्ट कर देती है ना। तो इसलिए RBI जो है लैंड करती है बैंक को और उनसे उनसे इंटरेस्ट लेती है, वही उसका प्रॉफिट होता है। और भी कई तरीके होते हैं प्रॉफिट कमाने के। ऐसे ही एक होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रेट RBI बोरोस फ्रॉम बैंक। अब मान लो किसी बैंक के पास ज़्यादा पैसा है, ठीक है, और RBI को ज़रूरत है, RBI यानी गवर्नमेंट को ज़रूरत है, तो RBI क्या करेगी, बैंक से बोरो कर लेगी उस पैसे को। तो जो जिस रेट पे बोरो करती है वो होता है रिवर्स रेपो रेट। ऑफ कोर्स ये रेपो रेट से कम होगा क्योंकि फिर RBI का नुकसान हो जाएगा, है ना। तो रिवर्स रेपो रेट जो होता है रेपो रेट से बेसिकली इन जनरल कम माना जाता है। LAF, ये सब टूल्स हैं जो RBI यूज़ करती है अलग अलग सिनेरियोज़ में, ठीक है। तो LAF है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी बोलते हैं इसको, ठीक है। CRR है, कैश रिजर्व रेशियो। SLR है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। ये सब क्या होता है, ये बैंक को मेंटेन करना होता है। अब बैंक जो है, मान लो एक बैंक है, ठीक है ना, उस बैंक में एक साथ मान लो 1,000 कस्टमर हैं उसके पास, ठीक है। 1,000 कस्टमर एक ही दिन में आए, उसने बोला कि हमको पैसा चाहिए साथ में ही, सारा पैसा हमारा हम विड्रॉ करने जा रहे हैं, तो बैंक क्या होगी, उस केस में बैंक फेल हो जाएगी, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि RBI गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये CRR अराउंड 4% होता है, SLR अराउंड 11% होता है, ठीक है। ये वो अमाउंट होता है जो हमेशा RBI को क्या करना होता है, सॉरी बैंक्स को क्या करना होता है, अपने पास रखना होता है एक रिजर्व के रूप में। कि मान लीजिए इन 1,000 में से कभी सडनली 50 कस्टमर आ गए, उन्होंने बोला कि हमें अपना पैसा विड्रॉ करना है, तो ये पैसा उस इमरजेंसी सिनेरियो में होगा कि अगर पैसा दे भी दिया जाए तो इतना रिजर्व बचे कि बैंक अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ को करती रहे, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा यहाँ पर कैश और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको समझाई। इसके बाद है मार्केट स्ट्रक्चर्स में आपको पता होना चाहिए परफेक्ट कंपटीशन वर्सेस मोनोपोली क्या होता है, मोनोपोली वर्सेस ओलिगोपोली क्या होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। प्राइस मैकेनिज्म में प्राइस सीलिंग क्या होती है, फ्लोर इफेक्ट्स क्या होते हैं, ये थोड़ा सा ना इनकी थ्योरी वाइज टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इनको थोड़ा सा बस एक बार अच्छे से देख लेना होता है बुक से। नेक्स्ट जो है वो है 7 नंबर पे आर्थिक योजनाएं एवं संस्थाएं की इंस्टीट्यूशन एंड स्कीम्स। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होगा कि कुछ कमीशंस होते हैं ना जो हमारी कंट्री की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को जो है एक तरीके से ध्यान रखते हैं उसका कि कुछ कुछ प्रॉब्लम ना हो कंट्री में, राइट। तो ऐसे प्लानिंग कमीशन थी ना, उसको डिसॉल्व करके नीति आयोग बनाया गया। ये एक थिंक टैंक है। इसके बताइए चेयरमैन कौन होते हैं, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है। तो उसके कुछ फंक्शंस हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना है ना। फिर कुछ स्कीम है जैसे PM किसान स्कीम है, फार्म इनकम को लेकर के है, मनरेगा है रूरल एम्प्लॉयमेंट को लेके, आयुष्मान भारत जो है वो हेल्थ केयर को लेकर के है। गवर्नमेंट जो है ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंट्री में हर चीज़ को अच्छे से मैनेज करना, तो ये सब स्कीम्स चलाई जाती हैं ताकि जो है कंट्री में जो भी सिटीजन्स हैं उनको लाभ दिए जा सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 8 हमारे सामने। यहाँ पर हमें इंटरनेशनल बॉडीज़ को पढ़ना है। यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। IMF हो गया, ठीक है, वर्ल्ड बैंक हो गया, ADB हो गया यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया। इनके क्या पर्पस है, मतलब आखिर ये क्यों बनाई गई है। रिसेंट कोई लोन्स है इंडिया को तो उसको लेकर के थोड़ा सा डेटा पूछ लेता है ROR में एग्जैक्टली, तो आप उसे थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। WTO के बारे में देखा जाए तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें यहाँ पर, तो वर्ल्ड WTO में क्या है ना, इंडिया के साथ काफ़ी जो है वो डिस्प्यूट्स रहते हैं। मतलब डिस्प्यूट्स की एक तरीके से प्रॉब्लम रहती है क्योंकि इंडिया प्रोवाइड करता है ना अपने फार्मर्स को MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो इनके अकॉर्डिंग वो चीज़ सही नहीं है, तो इंडिया को इनके बीच में काफ़ी वो इश्यूज़ होते रहते हैं, ठीक है। अभी हाल ही में कुछ अभी वो दे रखा है इन्होंने, इंडिया को रिलैक्सेशन दे रखा है।
तो इसके डिस्प्यूट सेटलमेंट्स के लिए देखा जाता है, ठीक है। डब्ल्यूटीओ इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। डब्ल्यूटीओ कौन कौन सी रिपोर्ट निकालता है, आईएमएफ में कौन सी रिपोर्ट निकलती है, वर्ल्ड बैंक की, सब नहीं पढ़नी है। जो रिसेंट अभी करंट अफेयर्स में लास्ट 6-7 मंथ्स में हो, एक साल के अंदर जो भी करंट ऐसी कोई रिपोर्ट आई हो, तो उसमें इंडिया की रैंकिंग याद रखिएगा और कौन वो रिपोर्ट निकालता है, बस इतना याद रखिएगा, इतना आपके लिए सफिशियंट है। पॉइंट नंबर 9 जो है वो कह रहा है कि गरीबी एवं बेरोजगारी, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट। अभी क्वेश्चन ये उठता है ना कि दिमाग में सोचो आखिर ये क्यों पूछा जा रहा है हमसे। पूछा इसलिए जा रहा है क्योंकि हमारी कंट्री में पॉवर्टी भी आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्री में प्रॉब्लम है। आप कल के अधिकारी हैं, आपसे अपेक्षा करी जा रही है कि आप क्या करेंगे, इन सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढेंगे। इसलिए आपको एटलीस्ट प्रॉब्लम से अवेयर तो कराएंगे ना। तो आपको प्रॉब्लम पता होनी चाहिए कि पॉवर्टी क्यों क्यों पॉवर्टी हमारी कंट्री में, क्यों अनएम्प्लॉयमेंट है, क्या इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा, ये बेसिकली मेन्स ओरिएंटेड ज़्यादा होता है, बट याद रखना है इनसे रिलेटेड कोई रेशियोस वगैरह होते हैं, कुछ डेटा वगैरह, फैक्ट्स वगैरह रिसेंटली अगर करंट अफेयर्स में रहे हैं तो उन्हें ध्यान रखिएगा। इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है पॉवर्टी लाइंस में कुछ कमेटी, जैसे तेंदुलकर कमेटी की रिकमेंडेशन है, ठीक है। वो बताते हैं कि ये डायरेक्टली पूछा गया है वहाँ पे, तो बताया गया कि रूरल के लिए 32 रुपीज़ पर डे के हिसाब से पॉवर्टी लाइन को फिक्स किया गया है। और रंगराजन कमेटी ने 47 रुपीज़ पर डे के हिसाब से रूरल में सेट किया हुआ था। अनएम्प्लॉयमेंट के क्या क्या मेजर्स होते हैं आपको ये पता होना चाहिए, जैसे यूजुअल, करंट वीकली स्टेटस, करंट डेली स्टेटस क्या होता है, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है ठीक से। फिर आते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में। अब इकोनॉमी जो है, इसमें एक एक मॉडल काफ़ी लंबे समय तक नहीं फॉलो किया जा सकता। डे बाय डे चीज़ें बदल रही हैं, तो हमें उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, कुछ रिफॉर्म्स की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही हमारे 1991 में क्या हुआ, कुछ रिफॉर्म्स किए गए इंडिया में, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारी इकॉनमी जो है, हमारी कंट्री जो है, एक बहुत ख़राब स्थिति में जा रही थी उस समय पर, और कुछ दिनों का ही हमारे पास पैसा बचा हुआ था कंट्री को चलाने के लिए। तो उस समय करंट गवर्नमेंट ने क्या किया, रिफॉर्म किए। इसे एलपीजी रिफॉर्म बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इससे पहले हमारी कंट्री काफ़ी क्लोज इकॉनमी हुआ करती थी। अब उसके बाद 1991 के बाद क्या हुआ कि लिबरलाइजेशन हुआ, काफ़ी लिबरलाइज पॉलिसीज़ को प्राइवेटाइज, जो कुछ ऐसी कंपनीज थी जिन्हें प्राइवेटाइज़ किया गया। ग्लोबलाइजेशन यानी वर्ल्ड की इकॉनमीज़ अब इंडिया से इंटरेक्ट कर सकती हैं, अपनी मार्केट की चीज़ें जो है यहाँ पर ला सकती हैं, ये ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है। फिर जीएसटी जो है 2017 में आया था ना, ये बहुत ही बड़ा एक तरीके से टर्निंग पॉइंट था इंडियन इकॉनमी के लिए। तो इसे ध्यान में रखना है, जीएसटी के बारे में पढ़ लेना है। जीएसटी क्या होता है, जीएसटी जो है एक कमेटी होती है जीएसटी के लिए, उसको पढ़ना है। जीएसटी का भी, उसके बाद उसकी में चेयरमैन कौन होता है, इनको अच्छे से पढ़ लेना है। अब मैं अगर आपको बताऊं कि जितना मैंने आपको समझाया है ये किस तरह आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आपको बस इतना याद रखना है कि ये जो 10 थीम्स है ना, ये 1 की फैक्ट है ईच, और ये कवर करेंगे अप्रॉक्सीमेटली 80%, और मैं तो बोलूँगा 90% ऑफ द इकोनॉमी पीवाईक्यूज, क्योंकि मैंने इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद यहाँ पर रखा हुआ है। अगर आप इन पॉइंट्स को इकोनॉमी में ज़्यादा ध्यान दे करके और बाकी चीज़ों को थोड़ा टाइम से, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग अपने एडजस्ट कर लें, अगर आपके पास बहुत समय है तो आप डिटेल में पढ़ें, नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी समय बहुत कम बचा है ना, तो आप केवल इन पॉइंट्स को भी अच्छे से पढ़ के चले जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आप अच्छे से इकोनॉमी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। और थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।